ब्रह्मांड का आधार 5 तत्व माने जाते हैं, जिसमें आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को माना जाता है। लेकिन आज हम जानेंगे 4 गैसों के बारे में। एक और चीज आपके माइंड में कई बार आई होगी, हम CO2 ही क्यों निकालते हैं? ऑक्सीजन का क्या रोल है? इसको प्राण वायु क्यों कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है बेटा आग बुझाने वाले यंत्रों में। प्यारे साथियों, आपने एक चीज तो सुनी होगी, ब्रह्मांड का आधार 5 तत्व माने जाते हैं, जिसमें आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, इतना आपने कभी गौर किया है चीजों पर कि कोई कुछ गैसें भी हो सकती हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रेगुलेट कर रही हो? आखिर सूर्य लगातार जल कैसे रहा है, या ब्रह्मांड के अंदर जो नेचुरली प्राकृतिक तरीके से ईंधन है वो कैसे चल रहा है, या जल जो है लगातार पृथ्वी को चारों तरफ से, या पूरे ब्रह्मांड में जो जल की प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, वो कहां से हो रही है, या ये सब मिनरल्स हैं, या ये सब मिट्टी का ही कमाल है, या ये सब कुछ गैसें हैं? तो आइए आज के सेशन में हम जानते हैं 4 उन विचित्र गैसों के बारे में जो पूरे मानव सभ्यता का आधार हैं, जो जीवन का आधार हैं, और जो 4 गैसें पूरे ब्रह्मांड को सैचुरेटेड करती हैं, पूरे ब्रह्मांड को संतृप्त करने का काम करती हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं शांतनु विदुड़ी और स्वागत है आप सभी का कैरियर वेल्थ राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले कुछ गैसों के बारे में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कौन से तत्व अभी तक आपने पढ़े हैं। देखिएगा, अभी तक आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? अग्नि के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा होगा वायु के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा होगा जल के बारे में। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा पृथ्वी के बारे में, जिसे मिट्टी या थल भी कहा जाता है, मिट्टी या थल भी कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा आकाश के बारे में, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, आकाश या अंतरिक्ष। इन्हें 5 तत्व माना जाता है जो पूरे ब्रह्मांड का, या कह सकते हैं कि पृथ्वी का आधार है। ठीक है, लेकिन आज हम जानेंगे 4 गैसों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वे 4 गैस कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उन 4 गैसों का रोल क्या है, किस तरह से वो मानव जाति के उद्भव में, या ब्रह्मांड के ऑरिजिन में, या कह सकते हैं कि चीजों को रेगुलेट करने के, इनके सेटलमेंट में कैसे वो अपनी बड़ी भूमिका प्ले करती हैं। तो चलिएगा बात करते हैं उन 4 गैसों की। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, उसके बाद N2 या नाइट्रोजन के बारे में, उसके बाद CO2 के बारे में। एक और चीज आपके माइंड में कई बार आई होगी, हम CO2 ही क्यों निकालते हैं? देखिएगा, हमारी बॉडी है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही क्यों होता है? आखिर क्यों हम CO2 ही बाहर निकालते हैं? नाइट्रोजन का भी क्या बड़ा रोल हो सकता है मानव जाति में, मानव शरीर में, पादप में, या ब्रह्मांड में? नाइट्रोजन का क्या रोल होता है? O2 ऑक्सीजन, जिसे प्राण वायु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को क्या आपका प्राण वायु भी कहा जाता है। इसे ही प्राण वायु क्यों कहा जाता है? हम CO2 को भी तो एब्जॉर्ब कर सकते थे अपने शरीर के अंदर। या हाइड्रोजन, जिसको आपका जैविक ईंधन भी कहा जाता है, जैविक ईंधन भी इसी को कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं भी कोई भी चीज उपलब्ध है और वो जल रही है, प्रकाश हो रहा है, तो उसमें 2 ही गैसों का रोल आपके सामने आता है। कौन कौन सी? आपका हीलियम और हाइड्रोजन। तो आज हम विस्तार से समझेंगे इन 4 गैसों का रोल क्या है, ब्रह्मांड कैसे चलता है, या वहां पर चीजें कैसे रेगुलेट हो रही हैं, आपकी बॉडी कैसे चलती है, आपकी बॉडी के अंदर मैसेजिंग सिस्टम क्या है, आप CO2 ही क्यों बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहा जाता है। इन सब चीजों का, इन सब क्वेश्चंस का, इन प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पहले तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो साइंस की आज वो वीडियो होने वाली है जो आपकी सोचने की शक्ति को, चीजों को पॉइंट आउट करने की शक्ति को और आपके नजरिए को बहुत ज्यादा बदलने वाली है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में आपको ब्रह्मांड से छुपे कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो अभी तक नहीं माने गए थे, या ये जो 5 तत्व आप पढ़ते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये वास्तविक रूप से काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को कीजिएगा क्लिक। और चलिएगा सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिएगा देखिएगा, बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में।
हाइड्रोजन आपकी पृथ्वी पर, ब्रह्मांड पर या कहीं भी किसी भी मुक्त रूप से अगर कोई पिंड जल रहा है तो उसके अंदर एक जैविक ईंधन होता है हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन की उपस्थिति के या अगर हाइड्रोजन ना हो तो कहीं भी किसी भी तरह से आप ऊर्जा का उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं। देखिएगा, जो आपकी प्राकृतिक ऊर्जा है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो है आपकी सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, जिसका आपके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो सोर्स क्या है, सन है, सूर्य है। सूर्य में ईंधन है, लगातार चल रहा है, जिसे आप न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन की रिएक्शन कहते हैं। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन में जो सूर्य है वो एज ए फ्यूल किसको यूटिलाइज कर रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है हाइड्रोजन को। कौन वहां पर लगातार जल रहा है, हाइड्रोजन लगातार जल रही है। या मुक्त रूप से कोई भी पिंड अगर कहीं जल रहा है बिना किसी आउटर अफेक्शन के, जैसे कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर भी ऊर्जा उत्पादन होती है। ऊर्जा कैसे उत्पादन होती है, हाइड्रोजन की फॉर्म में होती है। जब आप अपने शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज का विखंडन करते हैं तो उसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलता है। CO2 को आप बाहर रिलीज कर देते हैं। यानी कि आपके शरीर को भी गर्म करने के लिए, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए एक गैस रेस्पॉन्सिबल है। वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन आपकी बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन ब्रह्मांड के अंदर और पूरी की पूरी जो जीवन जाति है या जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं उन सभी के अंदर अगर ऊर्जा किसी चीज में है तो वो है आपका हाइड्रोजन। हाँ, ऊर्जा को यूटिलाइज करने के आप फास्फेट का यूज करते हैं, जैसे आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन सही मायने में जो ऊर्जा का प्रोडक्शन है, जो कहीं प्राकृतिक रूप से या बायोलॉजिकल या जैविक रूप से कह सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी जल रहा है तो वो जलता है किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं हम किसको, हाइड्रोजन को। तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन क्या है, पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का साधन है, ऊर्जा का केंद्र है। क्या है, ऊर्जा का साधन है या ऊर्जा का केंद्र है। बिना हाइड्रोजन के एनर्जी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बिना हाइड्रोजन के अभी तक मुक्त रूप से किसी के पास भी ऊर्जा नहीं है। इस चीज को आप प्रूफ कैसे करेंगे, इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं कैसे, जब आपको बहुत तेज भूख लग रही हो, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस फील हो रही हो, उस समय अगर आप थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील होने लगता है। क्यों थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ इसलिए फील होने लगता है क्योंकि जो आपने पानी पिया है उसके अंदर दो चीजें आपने ली हैं, क्या, H2O यानी कि हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, जो जल का रासायनिक नाम है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड मान के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया है आपने और उसके साथ आपने लिया है हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल। यानी कि आपकी ऊर्जा उत्पादन की जो रिएक्शंस है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलती है। किसकी उपस्थिति में चलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलती है। आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन जो है वो थोड़ी देर के लिए गई है और उसने बॉडी को अंदर से हीट कर दिया है, एनर्जी अंदर से एनर्जी को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया है। हाँ, ये आपका 1-2 घंटे के लिए हो सकता है, 2-3 घंटे के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको इस एनर्जी को मेंटेन रखना है तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जैसे आपका, अगर आप ग्लूकोज की बात करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका C6H12O6। इस चीज के अंदर, इस चीज को आप सभी जानते हैं क्या है, ये आपका ग्लूकोज है। क्या है, ये आपका ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के अंदर जो आपको बॉडी एनर्जी के रूप में कंज्यूम करती है, लेती है, वहीं से आपकी ऊर्जा बनती है। बॉडी के अंदर चलने वाली सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एनर्जी यहीं से मिलती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ही आपकी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फ्यूल है, ऊर्जा का साधन है। इसके साथ यहां पर लिखेंगे आपका बायोलॉजिकल फ्यूल, यानी कि जैविक ईंधन। अब सर जैविक ईंधन तो ठीक है, हाइड्रोजन का तो काम समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन को कैसे क्लैरिफाई करेंगे, ऑक्सीजन का क्या रोल है, इसको प्राणवायु क्यों कहा जाता है, इसको प्राणवायु क्यों कहा जाता है। जो अभी मैंने आपको 5 तत्व बताए हैं बेटा, ये अग्नि, अग्नि में आपका आ गया क्या, हाइड्रोजन आ गया। और जब हम बात करते हैं वायु की तो इस वायु में क्या आता है बेटा, ऑक्सीजन आता है। और जब हम जल की बात करते हैं तो ये दोनों कंबाइंड रूप से एक साथ आ जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, और जब हम आकाश के अंतरिक्ष की बात करते हैं तो यहाँ से आपका प्रकाश आता है, कहाँ से, अंतरिक्ष से, जिससे आप सोलर एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। वो भी किससे आता है, वो भी आपका हाइड्रोजन से ही आता है। जब आप पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर कुछ चीजें और होती हैं, यहाँ पर हल्की सी चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर एक और गैस मैंने लिखी हुई है, कौन सी, आपका नाइट्रोजन।
कौन सी है आपका नाइट्रोजन, उसका रोल भी आ जाता है। तो हम बात करेंगे वायु के बारे में, बात करेंगे हाइड्रोजन और वायु के कॉम्बिनेशन के बारे में, इनके संगठन के बारे में, जिससे आपका जल की उत्पत्ति होती है। आप सभी जानते हैं किसी भी स्थान पर अगर जल नहीं है तो वहां पर जैविक सभ्यता का, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो आपके नॉर्मल जीव हों, चाहे वो मानव प्रजाति हो, वहां पर किसी भी प्रकार के जीवित तत्वों का उद्भव नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जल नहीं है। जल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि जो हाइड्रोजन है, जिसे हम बायोलॉजिकल फ्यूल कहते हैं, फ्यूल एनर्जी देगा। फ्यूल जो है, ईंधन जो है, वो आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। बट ये एनर्जी कब देगा? जब ये बर्न होगा, जब ये जलेगा। और बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी ईंधन को जला नहीं सकते हैं। बायोलॉजिकली बात कर रहा हूं, आप मैकेनिकल में मत जाना, मैं बायोलॉजिकली बात कर रहा हूं। मुक्त रूप से, जैविक रूप से, या किसी भी जैविक शरीर के अंदर अगर आपको ऊर्जा की उत्पत्ति करनी है, ऊर्जा का उत्पादन करना है, हाइड्रोजन को जलाना है, तो उसके लिए सबसे एसेंशियल जो प्रोडक्ट है, वो एसेंशियल प्रोडक्ट है आपका प्राण वायु, यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना आप अपने शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन नहीं कर सकते, और जो आपका एनर्जी साइकिल है, वो एनर्जी साइकिल आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो एनर्जी साइकिल ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या माना जाता है कि दम घुटने से आपकी मौत हो गई है। क्यों? वो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एनर्जी ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है। इसके साथ ही एक चीज और करती है, जो O2 है, वो क्या काम करती है? तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण। आपकी बॉडी के अंदर क्या है, जब हाइड्रोजन बर्न होगी, हाइड्रोजन जलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं हीट भी तो आएगी। जो वो हीट आती है, जो वो ऊष्मा आती है, वो कहीं इतनी ज्यादा तीव्र ना हो जाए कि आपकी बॉडी को ही जला दिया। क्योंकि सूर्य के बारे में आप सब जानते हैं, सूर्य के पास क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर नहीं है। तो वो क्या है? एक्सट्रीम लेवल पर वहां पर बर्निंग हो रही है। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर भी एक्सट्रीम लेवल पर बर्निंग होने लगी, तो आपकी तो बॉडी जल जाएगी। किसके वजह से? इंटरनल प्रोसेस की वजह से। जो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली आपके रेस्पिरेटरी प्रोसेस है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही आपकी बॉडी बर्न हो सकती है। उस बॉडी बर्निंग को रोकने के लिए काम करती है, तापमान नियंत्रण में काम करती है आपका कौन? प्राणवायु, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का रोल समझ में आ गया। बायोलॉजिकली फ्यूल है, उस फ्यूल को कंट्रोल करती है, उस फ्यूल को बूस्ट करती है, यानी कि ईंधन को जलाती भी है, और उसकी लिमिट को, उसके तापमान को नियंत्रित भी करती है। कौन? आपका प्राणवायु। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। क्लियर है? ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई। अब बाकी दो चीजों पर चलते हैं। बाकी दो चीज क्या है आपका? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है बेटा आग बुझाने वाले यंत्रों में। किसमें यूज किया जाता है आपका? आग बुझाने वाले यंत्रों में, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। किसको? CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। किसमें यूज किया जाता है आपका? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज किया जाता है CO2 को। अब आप कहेंगे सर CO2 को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज तो किया जा रहा है, बट ह्यूमन बॉडी में इसका क्या रोल है? देखिएगा, अभी मैंने एक चीज बताई थी, आप एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं? बायोलॉजिकल फ्यूल को यूज करते हैं। फ्यूल कब आपको एनर्जी देगा? फ्यूल आपको तब एनर्जी देगा जब फ्यूल का बर्न होगा, बर्निंग होगी, यानी कि दहन की प्रक्रिया होगी। और दहन की प्रक्रिया होगी और वहां पर CO2 होगा, तो क्या वो दहन हो पाएगा? क्या वो दहन हो पाएगा? CO2 आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन को रोकता है, ऊर्जा के उत्पादन को रोकता है, क्योंकि ऊर्जा के उत्पादन के लिए शरीर के अंदर बर्निंग प्रोसेस होती है, आग लगती है, और उस आग को रोकता है CO2। इसलिए आप श्वसन क्रिया में CO2 को बाहर निकाल देते हैं। CO2 आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम ही नहीं हो सकता। आपकी बॉडी के अगर गैसेस इंटरचेंज में मैं आपकी बॉडी के अंदर CO2 को भर दूं, या कहीं ऐसी जगह आप चले जाएं जहां की जो गैस है या जहां का जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित है, वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और वहां पर पॉल्यूशन जो है वो हवा जहरीली हो रखी है, हवा के अंदर CO2 का लेवल अगर बढ़ जाए, वहां पर आप सांस नहीं ले सकते। थोड़ी देर के बाद ही आपको दम घुटने की कंडीशन बनने लगी, आपके फेफड़े जो हैं वो झटके देने लगेंगे, आपको अस्थमा का अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा। अस्थमा का अटैक क्या होता है? फेफड़ों के अंदर जो O2 को कंज्यूम करने की पावर कम हो जाती है और वहां पर CO2 जगह ले लेता है। आप सब जानते हैं अस्थमा क्या है? एक एलर्जी है, एक फंगस से होने वाली डिजीज है, बीमारी है। आपके फेफड़ों के अंदर फंगस जम जाता है, और फंगस या जितने भी आपके ये
कवक जैसी चीजें जो होती हैं जिनके अंदर माइसीलियम पाया जाता है, उनके प्रोडक्ट जो होता है, आपने देखा होगा यीस्ट या जो सैकरोमाइसिस होता है, जैसे आटे को फुला देता है या जो जलेबी में यूज होता है, उनके अंदर एक चीज पाई जाती है CO2। क्या पाई जाती है? CO2। तो उस चीज को फुला देते हैं वो। सेम चीज आपके फेफड़ों के अंदर हो जाती है। जब आपके फेफड़ों के अंदर कवक या माइसीलियम का जाल बन जाता है तो बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ने लगता है और O2 का कंजप्शन, वहां पर एब्जॉर्बेशन पावर फेफड़ों की कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अस्थमा के अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम चीज CO2 क्या है? CO2 आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा के उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है। ऊर्जा के उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है। कहीं भी बायोलॉजिकली ले लीजिएगा, केमिकली ले लीजिएगा, फिजिकली ले लीजिएगा, कहीं भी कोई भी आग जब तक वहां CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आग जल ही नहीं सकती है। इसीलिए आपका जो अग्निशामक यंत्र है, जितने भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर हैं, उन सब में यूज होता है CO2 का। क्या है वो? CO2 का यूज होता है। पहाड़ों में ऊपर जाने पर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? आपने सुना होगा भारत का एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, लेह लद्दाख। जब आप लद्दाख की ऊंची चोटियों पर जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर CO2 का लेवल हाई है। आप सब जानते हैं जो शुष्क बर्फ है, वहां पर आप जो बर्फ से जाकर खेलते हैं, वो सब क्या है? वो आपका जमी हुई कॉल्ड CO2 ही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, जो वहां जम चुकी है। तो वहां पर डेफिनेटली CO2 का लेवल हाई है, इसलिए वहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। चलिएगा, तो H2 भी समझ में आ गया, O2 भी समझ में आ गया, बट ये नाइट्रोजन का क्या रोल हो सकता है? क्या बताएंगे? कोई बताएगा नाइट्रोजन का रोल क्या हो सकता है? कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। आप सब जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कुल वेट है, उसमें लगभग आपका 40% वेट मसल्स से बनता है, और वो सारी की सारी मसल्स किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। आपने अपनी जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उस पोषण के अंदर तीन चीज आपने सबसे ज्यादा पढ़ी है: वसा, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा बनता है आपका प्रोटीन। वसा, कार्बोहाइड्रेट और तीसरा प्रोटीन है। वसा के अंदर भी क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन की चैन होती है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन की चैन होती है। इनमें नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं। बट प्रोटीन की कंडीशन आते ही ये चीज चेंज हो जाती है। वहां पर एक एडिशनल गैस आपके साथ जुड़ जाती है, नाइट्रोजन। किसी भी लिविंग बॉडी, एज इट इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल्स ऑल्सो, अगर आप एक सिंगल कोशिका की भी बात करते हैं, उस कोशिका की का भी सारा मैकेनिज्म, सारा मैसेजिंग सिस्टम एक चीज से चलता है। वो चीज है आपका नाइट्रोजन। वो क्या है? आपका नाइट्रोजन। जब भी आपका कहीं भी मैसेजिंग सिस्टम की बात आती है, बायोलॉजिकली मैसेज ट्रांसफर नहीं होंगे अगर आपकी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजन निकाल दिया जाए। आपका बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले की प्रोसेस है आपका जो हेरिडिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस की जो प्रोसेस है वो भी बिना नाइट्रोजन के प्रोसीड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इनहेरिटेंस की प्रोसेस बिना नाइट्रोजन के प्रोसीड? क्योंकि वहां पर एक प्रोटीन काम करता है, जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। वो हिस्टोन प्रोटीन वही प्रोटीन है जो आपका जेनेटिकली या हेरिडिटिकली जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। अगर आप बायोलॉजिकली किसी भी प्रोटीन का बॉडी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लेवल होता है हिस्टोन प्रोटीन में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लेवल होता है हिस्टोन प्रोटीन में, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैसेजिंग ट्रांसफर वो हिस्टोन प्रोटीन ही करता है। देखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर तो सिंपल मैसेज है। आपने कुछ सोचा, आपने दिमाग से कुछ सोचा, और हाथ पैरों ने उस सोची हुई प्रक्रिया पर काम करना स्टार्ट कर दिया। आपने सोचा कि मेरे को ये चीज उठानी है, हाथ आगे बढ़ा, उस चीज को उठा लिया। ये क्या था? केमिकल मैसेजिंग सिस्टम इंटरनल बॉडी के अंदर। किससे हुआ? कुछ हार्मोन से हुआ, कुछ एंजाइम से हुआ। जो आपके हार्मोन्स है और एंजाइम है किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी पूरी बॉडी है, आपके फिजिकल जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, आपके साइकोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, आपके इंटरनल बॉडी फीचर्स क्या हैं, सारे के सारे फीचर्स आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपका बेटा बेटी, आपकी जो भी संतान होने वाली है, उसके अंदर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक मैसेज नहीं, पूरी की पूरी आपकी बॉडी, पूरा आपका जीवन चक्र। बचपन में आपने क्या हरकतें की हैं, सेम हरकतें आपका बच्चा करता है। आप जवानी में क्या हरकतें कर रहे हैं, सेम हरकतें आपका बच्चा करता है। आप बॉडी किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं तो बच्चा मोटा होगा। आप खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रखते हैं तो बच्चा भी आपका आलसी होगा। क्यों? क्यों? दिस इज बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज इनहेरिटेंस, and this was only proceeded by the presence of histone protein, and histone protein having the maximum number of nitrogen gas.
हिस्टोन प्रोटीन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन ही वो गैस है जो आपकी सारी चीजों को प्रोसीड कर रही है। आपका साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है। आपका माइंड चल रहा है, माइंड के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स है। आपकी माइंड के अंदर एंजाइम्स हैं। आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस है, एंजाइम से हो रही है। इवन आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, एक हार्मोन है आपका जो किडनी से निकलता है, वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रोडक्शन या आरबीसी प्रोडक्शन या हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। वो सारी चीजें नाइट्रोजन से हो रही हैं। यानी कि बिना नाइट्रोजन के, बिना प्रोटीन के ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। एनी लिविंग बीइंग कैन नॉट बी प्रोसीड, कैन नॉट बी रेगुलेट, कैन नॉट बी लिविंग, कैन नॉट स्टिल लिविंग विदाउट नाइट्रोजन, विदाउट प्रोटीन। और प्रोटीन नाइट्रोजन के बिना नहीं बन सकता। तो ये वो चार गैसें आज मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली मैंने आपको बताई हाइड्रोजन, दूसरी मैंने आपको बताई ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु कहा जाता है, तीसरी मैंने बताई आपको CO2 और चौथी मैंने आपको बताई नाइट्रोजन। हाइड्रोजन आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन उस एनर्जी लेवल को रिकवर करता है और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को यूटिलाइज करने लायक माहौल बनाता है, इन्वायरमेंट बनाता है। CO2 आपकी बॉडी के अंदर उस एनर्जी लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए आप क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। अब CO2 आपने तो बाहर निकाल दी, अब उसके बाद और जगह भी तो उसका यूटिलाइज होता है। जी हाँ, जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके पौधे हैं, वो CO2 को यूटिलाइज करते हैं अपने फूड प्रोडक्शन में, अपने एनर्जी प्रोडक्शन में। वो बाई प्रोडक्ट में O2 निकालते हैं और हम बाई प्रोडक्ट में CO2 निकालते हैं। यानी कि हम यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स को और प्लांट्स हेल्प कर रहे हैं हमको। हम CO2 निकाल रहे हैं तो वो प्लांट्स को जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रही है। CO2 हमने निकाली बाई प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि हमें CO2 चाहिए नहीं है। अब वो CO2 बाई प्रोडक्ट रूप में हमने तो निकाल दी, बट उनके लिए वो क्या है, प्रोडक्ट है, वो उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज करते हैं और वो उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट में O2 निकाल रहे हैं जो हमको चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपका सिम्बायोसिस हो गया। ठीक है, इसके बाद चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, उन सब में एक मैसेजिंग सिस्टम चलता है, एक संदेश वाहक की प्रक्रिया चलती है जो आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है। देखिएगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों रिएक्शंस हर टाइम चलती रहती हैं, जिन्हें आपका मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। ये सारी क्रियाएं रेगुलेट हो रही हैं नाइट्रोजन से। तो ये चार गैसें हैं जो पूरी मानव जाति को, पूरे ब्रह्मांड को और सारी चीजों को रेगुलेट करती हैं, एक कोऑर्डिनेशन सेट करती हैं, एक समन्वय सेट करती हैं पूरे ब्रह्मांड के, पूरे मानव जाति के और पूरे जंतु जगत के बीच में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पढ़ के मजा आया होगा कि हाँ यार, इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ लिए आप जुड़े रहिएगा, किसके साथ, कैरियर व्हील राजस्थान के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और किस किस टाइप के पॉइंट्स पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।